बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और जो चैप्टर चल रहा था विद्रोही और राज, इसका करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं कि सेकंड पार्ट में आखिर स्टोरी और क्या हुए। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके होने के क्या कारण थे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो अन्य अन्य लोग शामिल थे जैसे राजा, किसान, जमींदार, तालुकदार, है ना, ये लोग जो शामिल थे ये क्यों शामिल थे, लोगों के क्या क्या नजरिए थे, ये सब हमने बात कर लिया था। फिर हमने समझा था सहायक संधि के बारे में। तो ये सारा चीज हमने डिस्कशन किया था। अब हम जा रहे हैं आगे चीजों को बढ़ाने के लिए। अब देखिए क्या लिखा है अगला। अवध में अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा विद्रोह क्यों व्यापक हुआ। देखिए कहते हैं हर जगह पे तो युद्ध हुआ है ना, हर जगह पे क्रांति तो की गई, लेकिन एक जगह है अवध, अवध में ही क्यों सबसे ज्यादा व्यापक ये क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर जो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर यही है कि देखिए जहां पर लोगों को दुख ज्यादा मिला होता है ना, क्रांति वहीं पे ज्यादा होती है। अंग्रेजों ने जहां पर लोगों को ज्यादा प्रताड़ित किया था, राजाओं को ज्यादा प्रताड़ित किया था, वहां के तालुकदार जमींदारों को ज्यादा प्रताड़ित किया था, तो जाहिर सी बात है उस जगह पे आंदोलन जो या विद्रोह जो है वो व्यापक होगा ही होगा। कहते हैं ना जहाँ पे मिट्टी का तेल ज्यादा होगा, ठीक है, वहीं पे आग बहुत ज्यादा लगेगी। वही वाली बात है कि जहाँ पे विद्रोह ज्यादा किया गया। अच्छा, क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे अंग्रेजों के द्वारा जुर्म ज्यादा किया गया था। तो देखिए क्या लिखा है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। क्यों था भाई? सबसे पहले अवध विलय से जनता आक्रोश थी। अवध विलय का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों ने ना अवध को, ठीक है, अवध को ना अपने में विलय करवा लिया था। अच्छा, कैसे करवा लिया था? अवैध तरीके से करा लिया था। अवैध का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से समझिए कि गैर कानूनी तरीके से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंजाम वगैरह लगा दिए, इंजाम लगाने के बाद अपने में मिला लिया, इस प्रकार की चीजें की गई थी। देखिए क्या लिखा है, 1856 में दुराचार का झूठा आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे जनता, सैनिकों तथा जमींदारों को गहरा असंतोष हुआ था। ठीक है, दूसरी जगह पे क्या है कि वहां के जो नवाब थे ना, नवाब की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि नवाब जो थे उनका क्या नाम था, वाजिद अली, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर उनकी जो सत्ता है उसको छीन ली गई थी, और इससे उसके समर्थक जो थे, उसके जो दरबार के लोग थे या फिर प्रशासकीय लोग थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अगला, अवध की सेना को भंग कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जब अवध को अपने कब्जे में कर लिया गया तो वहां की जो सेनाएं थी भंग कर दिया गया, और साथ ही साथ हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए थे, जिससे अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। इसी वजह से अवध में जो विद्रोह है इतना ज्यादा व्यापक हुआ था। याद रखिएगा, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इस बात को बड़े ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर में तो नहीं आ सकता, बट ये 4 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, आगे है जमींदार तालुकदारों पर दबाव, यानी कि अंग्रेजों ने तालुकदारों की जो भूमि है, अधिकार है, उनको छीन लिया था, जिसकी वजह से शक्तिशाली जो जमींदार भी, ठीक है, विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है, साथ ही साथ किसानों पर भारी कर, ठीक है, इसके साथ साथ उनका शोषण किया जाने लगा था। नए कर लगाना, कठोर राजस्व व्यवस्था को अपना लेना, जिसकी वजह से वहां के जो किसान थे असंतोष पैदा हो गया था और विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। अगला क्या लिखा है, जनता, सिपाही और जमींदार, यानी कि तीनों के तीनों सब साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। इसी वजह से अवध में जो विद्रोह है इतना व्यापक हुआ था। ठीक है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो अवध है, अवध में विद्रोह ज्यादा हुआ था। तो अगर मैं वन शॉट में आपको बताऊं तो क्वेश्चन ये है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ था। इसलिए सबसे पहले अवध तरीके से अवध के साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने मिला लिया था। दूसरा, नवाब की शक्ति को कम कर दिया गया था, अवध की सेनाओं को भंग कर दिया गया था, जमींदार तलुकदारों पर दबाव दिया गया था, किसानों पर कर और शोषण, ये सब चीज किया जाने लगा था। जनता, सिपाही, जमींदार, सारे के सारे जो लोग थे एक साथ मिल गए थे, और इसकी वजह से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अवध में जो है विद्रोह इतना व्यापक हुआ था। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को आई होप सो नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के क्या क्या, है ना, तरीके अपनाए गए, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं विद्रोही कौन थे, तो आप कहोगे भैया वो विद्रोही जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया उसी को तो विद्रोही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए विद्रोह स्टार्ट किया गया था जनता मतलब सेना के द्वारा, और धीरे धीरे जनताओं में फैल गया था। लेकिन जाहिर सी बात है ये विद्रोह व्यापक कब हो सकता है, जब सारे लोग एक साथ रहें।
और जब सारे लोग एक साथ कैसे रहेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टेक्निक तो अपनानी पड़ेगी, तभी तो एकजुट होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। तो सिंपल सी बात है, विद्रोह के बीच एकता स्थापित करने के क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। सबसे पहला चीज, इनको कहा गया कि देखो हमारा जो लक्ष्य है ना वो एक है, साझा लक्ष्य पर जोर देना। क्या, अंग्रेजी से जो सत्ता है उसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे देसी शासन स्थापित करना। इट मीन्स अपनी जो शासन व्यवस्था यहाँ पे लागू करना है। दूसरा, स्थानीय नेताओं को जोड़ना, यानी कि स्थान के नेताओं को, जैसे तालुकदार, रियासतों के जो नेता थे, जमींदार, धार्मिक गुरु हो गए, गांव के मुखिया हो गए, सब लोगों को एक साथ जोड़ा गया, ठीक है, ताकि एकता बनी रहे। जैसे कहते नहीं कि आप किसी को फॉलो करते हो, ठीक है, अगर वो फॉलो जिसको आप करते हो वो किसी भी चीज में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है आपका भी उसके प्रति इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे आजकल देखते हो ना टीवी पे ऐड चलता है, तरह तरह के जो सेलिब्रिटी होते हैं, तरह तरह के क्रिकेटर होते हैं जो ऐड करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप फॉलो करते हो सलमान खान को, और सलमान खान ऐड कर रहा है कि हाँ क्या ऐड कर रहा है, कुछ भी तंबाकू के, राजश्री, राजश्री का ऐड कर रहा है ना। तो जाहिर सी बात है ये राजश्री का ऐड क्यों करवाया जाता है, ताकि जो भी लोग सलमान खान से इन्फ्लुएंस है, जाहिर सी बात है वो उस ऐड को देखेंगे और खाने के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी, बस ऐसे ही समझो। तो इसी प्रकार से तरह तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं अगर इस आंदोलन, इस विद्रोह में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है आम जनता भी इसमें शामिल होगी। आगे, जाति, धर्म और जाति संपर्क के बातें, यानी कि हिंदू मुसलमान के भाईचारे पर बात किया जाने लगा था, ठीक है, और इसके साथ साथ धार्मिक जो भेदभाव उसको कम किया गया था ताकि सभी लोग मिलजुल कर लड़ सके। अगला क्या लिखा है, जनसभा तथा संदेश वाहक प्रणाली, मतलब गांव गांव संदेश भेजकर, बैठक या फिर सभाओं के माध्यम से विद्रोहियों को आपस में जोड़ने की बातें की जा रही थी कि देखो भाई अंग्रेज जो है ना हमें हराने के लिए क्या करेंगे, हमें तोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने लोगों को पैसे दे दे के भड़काने की कोशिश की थी कि भाई ये जो विद्रोह है तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, 10 चीजें की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो संगठित होकर काम किए थे। आगे अगला लिखा है कि साझा नेतृत्व व्यवस्था। अच्छा, कई जगहों पर नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेतृत्वकर्ताओं को मानकर एकजुट होकर सेनाएं बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट है, देखिए वो लास्ट पॉइंट कौन सा है, आपसी सहयोग के द्वारा, ठीक है। आपसी सहयोग कैसे भाई, जैसे चलिए आपसी सहयोग की बात कर लेते हैं। देखिए आपसी सहयोग कैसे, हथियार, भोजन, घोड़े, सैनिकों की आपूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद करने लगे कि जहां पे जो चीज नहीं होता था वहां पे वो चीज भेजते थे, ठीक है। चलिए वन शॉट में अगर मैं बात कर लूं तो क्या लिखा है कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए गए थे। तो सबसे पहले साझा लक्ष्य पर ध्यान दिया गया था कि भाई हम सबका जो लक्ष्य है एक ही है। दूसरा, स्थानीय नेताओं को जोड़ना, सारे नेताओं को जोड़ दिया गया था ताकि सारे लोग एकजुट रहें। इसके अलावा धर्म जाति की बातें की गई थी कि भाई देखो हम सब एक, जो हमारा धर्म है, धर्म ठीक है वो तो ठीक ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एकजुट रह के रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात नहीं की जाती थी जिसकी वजह से एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आगे जनसभा किया जाता था, गांव गांव में लोगों को संदेश भिजवाया जाता था। साझा नेतृत्व व्यवस्था थी जहां पे अलग अलग जो नेता थे, अलग अलग जो रानी और राजाएं थे वो लोग मिलकर क्या करते थे, एकजुट होने की बात कर रहे थे, सेनाएं बनाते थे और आपसी सहयोग किया जाता था। जहां पे जो कमी होती थी वहां पे उस चीज को दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए क्या तरीके अपनाए। तो देखिए अब जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने भी तो कुछ न कुछ काम किया होगा विद्रोहियों को कुचलने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि सैन्य शक्ति का भारी उपयोग, मतलब बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो सेना, तोपखाने, घुड़सवार टुकड़ियों में भेजकर विद्रोहियों पर सीधा हमला किया ताकि जो विद्रोही हैं उनको नुकसान पहुंचे और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो विद्रोह कर रहे हैं, उसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। समझ में आ रही बातें। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्या लिखा कि एकजुट केंद्र पर कब्जा, मतलब दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे विद्रोही केंद्र को एक साथ पुनः जीतने का रणनीति बनाया गया कि भाई एक बार और हम कोशिश करते हैं और जो विद्रोही हैं वहां से उनको भगाते हैं और उसके अलावा उन चीजों पर दोबारा से कब्जा करते हैं, ठीक है। आगे फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड एंड रूल का शासन लागू किया गया। यानी कि भारतीय राजाओं, जमींदारों तथा समुदाय के बीच विभाजन पैदा कर विद्रोहियों को क्या किया गया, कमजोर किया गया, ठीक है। आगे विश्वसनीय राजाओं का समर्थन करना, मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे राजा भी थे जो कि अंग्रेजों को उस समय भी मानते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि देखो अंग्रेजी राज इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इस वजह से कुछ राजा ऐसे थे जो कि अंग्रेजों को ही सपोर्ट करते थे, जैसे उनके साथ संधि बना लिए। हैदराबाद के निजाम जैसे अंग्रेज समर्थक शासकों की मदद से विद्रोह को जगह जगह पर दबाया गया, ठीक है। कड़े
दमनात्मक कदम, मतलब दमनात्मक का मतलब होता है दमन करना, खत्म करने की बात कही है। संदिग्ध लोगों को फांसी दिया गया, साथ ही साथ गोली मार दिया गया, संपत्ति जब्त कर ली गई, गांव को जला दिया गया और इस तरीके से कठोर सजाएं मिली। साथ ही साथ विद्रोहियों के नेताओं को निशाना बनाया गया कि अगर एक बार विद्रोही को मार दिया जाए ना, तो जाहिर सी बात है उनके जो फॉलोअर्स है वही भाग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि बिना राजा बिना सेनापति के जो सेनाएं अधूरी हो जाती है ना। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे प्रमुख नेताओं को मारने या फिर पकड़ने का विशेष ध्यान दिया गया। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो कि ब्रिटेन से सेनाओं को बुलाया गया ताकि यहाँ के विद्रोहियों को, ठीक है, यहाँ के विद्रोहियों को रोका जा सके, यहाँ के विद्रोहियों को तोड़ा जा सके, ठीक है। इस प्रकार की चीजें की गई थी। आई होप सो वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे सामने आता है 1857 के विद्रोह के बारे में हमें चित्रों से क्या पता लगता है। आप अपने बुक में देखिएगा, इस प्रकार के चित्र भी देखने को मिलेंगे, आपके ही बुक से ये चित्र उठाए गए हैं। तो जैसा कि पहले मैं चित्रों में ही बता देता हूँ आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। यहाँ पर एक लेडीज है जो जिसके हाथ में पिस्टन है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके हाथ में तलवार है, और ये जो रानी है इनको गोली मार रही है, और गोली मारते के साथ ही नीचे गिर गया। यहाँ पे कुछ लोग गिरे हुए हैं, इस तरीके से पीछे से कोई आक्रमण कर रहा है, इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि विद्रोहियों ने जब विद्रोह किया था कि अंग्रेजों की जो स्त्रियां भी हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती और अपना बचाव करने के लिए लोगों को गोली मार रही है, ठीक है, विद्रोहियों को मार रही है। यहाँ पे झांसी की रानी को दिखाया गया कि ये किस तरीके से डिफेंस करें, किस तरीके से लोगों को, है ना, अंग्रेजों को मार रही है, और किस तरीके से ये अपना पूरा योगदान दे रही है चीजों को करने में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई, ये भी इस प्रकार से चीजें दिखाई गई ताकि विद्रोह इस तरीके से किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तोप खाने को लूटा जा रहा है या फिर इस तरीके की चीजें हो रही है। तो ये तरह तरह के इमेजेस है। अब इनसे क्या पता लगता है ये चीज समझिए। सबसे पहले चित्रों में एक महिला तलवार तथा पिस्टल लेकर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये तलवार लेकर लड़ती हुई दिखाई दे गई और ये पिस्टल लेकर लड़ती हुई दिखाई दे गई है। इससे पता चलता है 1857 के विद्रोह में महिलाओं ने सक्रिय और साहसिक भूमिका निभाई थी, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि आज भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे अगला है देशभक्ति और वीरता के महिमा महिमा मंडित करना। महिमा मंडित मतलब क्या होता है, एक तरीके से शो करना, प्रदर्शित करने की बात की जा रही है। तो झांसी की रानी पर बना रंगीन चित्र अगर देखा जाए, जो पोस्टर बना हुआ है वो दिखाता है कि, ठीक है, वो दिखाता है कि भारतीय कलाकारों और बाद की जो पीढ़ियों ने विद्रोह को वीरता और बलिदान की कहानी की तरह चित्रित किया है। बिल्कुल चित्रित किया है, क्यों? क्योंकि मूवी भी बनी हुई है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, है ना, इस तरीके की चीजें। अगला क्या दिखाया है कि युद्ध की भीषण तथा हिंसा, है ना, भीषणता और हिंसा की बात की जा रही है। कुछ चित्रों में हाथों और हाथों हाथ लड़ाई, मतलब हाथों हाथ लड़ाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हाथों से लड़ाई की बातें हो रही है, तोप पे हमले करने की बात हो रही है, खाई पर संघर्ष, ठीक है, मृत्यु तथा घायलों के दृश्य दिखाए गए हैं, जिससे पता लगता है कि संघर्ष बहुत ही भयानक हुआ था और खूनी निर्णायक भी हुआ था। खूनी निर्णायक का मतलब क्या होता है, ये जो हमें आजादी मिली, सॉरी, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो एक तरीके से ऐसी ही नहीं थी जिसमें बहुत सारा हिंसा हुआ था, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, तो इस तरीके की चीजें, ठीक। और क्या पता लगता है भाई, चलिए। ब्रिटिश महिलाओं तथा बच्चों को दिखाकर सहानुभूति प्राप्त की गई थी। कहते हैं कि ब्रिटेन में जब ये 1857 का जो विद्रोह था ये असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव थे, जिसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या दिखाया गया, एक दृश्य दिखाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि ये यहाँ पे एक औरत है, उसके बगल में भी एक उनकी छोटी शायद बच्ची हो सकती है या फिर कोई है, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं जो एक दूसरे से लिपटे पड़े हैं, सहमे लोग हैं। और यहाँ पर ये जो जंगले टाइप में जो बना हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया विद्रोही को। तो ये दिखाया गया है कि जब विद्रोहियों ने विद्रोह किया तो अंग्रेज जो औरतें थी, है ना, अंग्रेजी औरतें थी, उन्होंने किस तरीके से अपना बचाव किया हुआ है, सहानुभूति के तौर पे उन्होंने दिखाया कि ये लोग बच रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीजें। तो ऐसी ऐसी जो न्यूज है, ऐसे ऐसे जो इमेजेस है, ये ब्रिटेन के अखबारों में छापा गया था ताकि लोगों को पता लग पाए कि विद्रोहियों ने कितना बड़ा विद्रोह किया था, ठीक है। ब्रिटिश महिलाओं तथा बच्चों को दिखाकर सहानुभूति प्राप्त करना। एक रंगीन चित्र में अंग्रेज महिला अपने बच्चों से डरे सहमे दिख रही है। ब्रिटिश कलाकार ऐसे चित्र बनाकर दिखाते हैं कि विद्रोही क्रूर भी थे और अंग्रेज पीड़ित है ना, पीड़ित का मतलब जिसका शोषण किया जा रहा है। यह उपनिवेशवादी प्रचार का हिस्सा था, है ना, जो प्रचार है उसका, ठीक है, एक हिस्सा था जिसको बोलते हैं कॉलोनियल प्रोपोगंडा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों तथा सैन्य टकराव, यहाँ पे आप देखते हो कि कई जगहों पे ऐसा भी है, अभी कुछ इमेज तो मैंने लगाया नहीं, आप अपने बुक में देखिएगा कि वहां पर भी लोग लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि इस तरीके से असेंबली टाइप में बना दी गई है जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, यहाँ पे तोप चलाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें हैं। तो क्या लिखा है कि निचले और मध्य चित्रों में खुले मैदान में दो बड़े सैनिक के बीच में तोप खाने तथा भारी लड़ाइयों का दृश्य दृश्य दिखाता है कि 1857 का विद्रोह व्यवस्थित युद्ध के रूप में भी लड़ा गया था और सिर्फ बगावत ही नहीं था, यानी कि प्रॉपर तरीके से चीजें लड़ाई की गई थी। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था काफी बड़ा विद्रोह था और इसी को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस बात को याद करके रखिएगा, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर कहा जाए तो इस युद्ध का जो प्रतीक है वो क्या है, 1857 के युद्ध का क्या प्रतीक है, तो आप बोलोगे इस युद्ध का जो प्रतीक था वो था कमल का फूल, हाँ, कमल का फूल और चपाती। ठीक है, चपाती इस चीज का प्रतीक था। और एक चीज और कि अगर आपसे कोई पूछे कि उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, ब्रिटिश के तौर पे अगर देखा जाए तो कैनिन नाम था उसका। ठीक है, क्या नाम था, कैनन, कैनन या कैनिन ऐसे करके कुछ नाम था। और एक चीज और कि इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और 1857 का जो क्रांति है वो असफल रहा। और एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रिटिश का जो राज है वो कब खत्म हुआ, तो जैसा कि आपको पता है जब अंग्रेज हमें आजाद कर दिए 1947 में, तब जाके हमें आजादी मिली। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म होने की बात करूं तो ये वो टाइम था 1857 का जिस समय जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र में और दिखाया गया क्या, अंग्रेजों द्वारा दृष्टिकोण दिखाया गया, विद्रोहियों को कोण दिखाया गया। मतलब यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया, ये दिखाया गया अंग्रेज को, यहाँ पे विद्रोहियों को दिखाया गया कि अंग्रेजों के सामने ये बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि युद्ध इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, और कैसे जीता था, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे जो कि आगे मैं बताऊंगा। कि दाएं कोने में बैठा हुआ अंग्रेज था, उसके सामने एक भारतीय सैनिक का एक छोटा सा रूप दिखाया जाए। यह ब्रिटिश कलाकारों का नजरिया था कि वे भारतीयों को कमजोर, असभ्य और पपेट, पपेट मतलब एक तरीके से छोटा, ठीक है, दिखाते हैं और अपने शासन को सही ठहरा रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एक शेर है, ठीक है, ये शेर है और ये जो बाघ है, बाघ क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोगों को है ना दबोच रहा है। तो मतलब ये दबोचने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ब्रिटिश महिलाओं को दबोचने की बात की जा रही है, यहाँ के साम्राज्यों को दबोचने की बात की जा रही है। और जो ये जो बाघ बना हुआ है, बाघ क्या है, बाघ मतलब विद्रोही, विद्रोही विद्रोह कर रहे हैं। और ऐसे में अंग्रेजों ने इस तरीके से आक्रमण किया इसके ऊपर, मतलब विद्रोहियों के ऊपर, और जीत लिया। तो इस इमेज को देखकर हमें ये लग रहा है कि भाई जीतने वाला कौन है, वो शेर है। शेर कौन है, ब्रिटेन है, क्योंकि वही तो जीता, ब्रिटिश ही तो जीता। तो क्या लिखा है कि शेर वाला प्रतीकात्मक चित्र भी दिखाता है कि ब्रिटिश कलाकार विद्रोहियों को हिंसक जानवर की तरह दर्शाते हैं, यानी कि ये हिंसक जानवर है जो कि बहुत ही क्रूरता के साथ इन्होंने प्लानिंग के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अच्छे तरीके से डिफेंड किया और हरा भी दिया। ठीक है, इस तरीके की चीजें दिखाई, समझ में आ रही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में धार्मिक विश्वासों ने किस तरीके की भूमिका हुआ, जैसे कि आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जाहिर सी बात है कि सेनाओं ने जो विद्रोह किया उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि गाय तथा सुअर की चर्बी का जो लेप लगा हुआ कारतूस मुंह से लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है, ये लड़ाई लड़नी पड़ी। तो सिर्फ एक ही कारण नहीं थे बल्कि बहुत सारे कारण थे जिसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। तो सबसे पहले समझे तत्कालीन कारण क्या था, वो कारतूस वाला विवाद था। गाय तथा सुअर की चर्बी से बने जो कारतूसों की अफवाह ने हिंदू मुसलमानों को दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत की और विद्रोहियों की एक तरीके से चिंगारी बन गई। ठीक है, विद्रोह की चिंगारी बन गई। अगला क्या लिखा है, सामाजिक धार्मिक सुधारों पर विरोध करना, यानी कि जैसे सती उन्मूलन, सती प्रथा पहले चल रही थी तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उसके ऊपर कुछ सुधार किए थे। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, मिशनरियों की गतिविधियों को धर्म में दखल माना गया, यानी कि आखिर ब्रिटेन वालों किस तरीके से हमारे ही धर्म में हस्तक्षेप करे जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ के लोगों में असंतोष बढ़े। अगला क्या लिखा है, धार्मिक भावनाओं से
फैलाव और असंतोष, यानी कि सिपाहियों, जनता, लोगों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म तथा परंपराओं को खतरे में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापक विरोध उत्पन्न हुआ। अगला है धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, यानी कि विद्रोहियों ने धार्मिक नारे लगाए, संदेशों तथा प्रतीकों का उपयोग करके हिंदू मुसलमानों को एकता और समर्थन को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको ये बात पता कि जब तक हम सारे मिलकर एक जैसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, धार्मिक कारणों ने विद्रोह को भड़काने और फैलाने और जनता को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई, पर विद्रोह के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। सिर्फ धार्मिक ही कारण आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, मतलब विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिकी सब कारण महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से पहले और दौरान, ठीक है, सरकार ने अवध के तालुकदारों की सत्ता किस प्रकार से छीन ली। अभी हमने बात किया था कि अवध में इतना ज्यादा विद्रोह क्यों व्यापक हुआ था, है ना। तो हमें ये समझ में आया कि अवध के जो तालुकदार थे, जमींदारों की जो सत्ता है उसको छीन ली गई थी। तो देखिए, अंग्रेजों से आने से पहले अगर मैं बात बताऊं तो जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, इनके पास बहुत सारी सत्ता होती थी, खुद की सेनाएं हुआ करती थी, सब चीज था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि अगर इनका ही पावर चलेगा तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे में इन्होंने इनकी ताकतों को कमजोर करना शुरू कर दिया और इस तरीके से इनकी जो सेनाएं थी, तालुकदारों को, उसकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, किलों को नियंत्रण में कर दिया गया और कुछ चीजों को तो ध्वस्त ही कर दिया गया था, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला, जमींदारियों को जब्ती, मतलब अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में तालुकदारों की जमीनें छीनकर सीधे सरकार की अधीन कर ली, यानी कि सीधा छीन लिया। आगे, राजस्व व्यवस्था को बदलाव कर दिया, नई नई भूमि राजस्व लागू कर दी गई, जिससे तालुकदारों को हटाकर किसानों में सीधे कर व्यवस्था लागू कर दी गई और जिसकी वजह से जो तालुकदार है उनकी जो आर्थिक शक्ति है, यानी पैसे से रिलेटेड जो शक्ति है वो कम हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा जो टैक्स है ना, किसके पास जाने लगा, अंग्रेजों के पास। अगला क्या लिखा है, नवाब की सत्ता समाप्त कर देना। 1856 में लैप्स पॉलिसी लागू किया गया, जिसके बहाने बहाने से अवध को ब्रिटेन शासन में मिला दिया गया और नवाब के साथ साथ तालुकदारों की जो राजनीतिक स्थिति उसको कम कर दिया गया, क्योंकि इनको लगा जब नवाब ही कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ का, तो हम किस खेत की मूली है ना। अच्छा, तालुकदारों की सेनाओं को भंग कर दिया गया, अंग्रेजों ने उनके निजी सशस्त्र दलों को खत्म कर दिया। देखो, कहते हैं कि तालुकदारों के पास भी अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां हुआ करती थी, इन चीजों को भी खत्म कर दिया गया। अंग्रेज कानून लागू किया, जैसे पुरानी परंपरा, न्याय, प्रशासनिक शक्तियां छीनकर अंग्रेजी शासन लागू कर दिया। देखिए, पुराना जो न्याय अगर मैं कहूँ तो अगर देखा जाए तो जो तालुकदार थे, जमींदार थे, ये खुद ही न्याय कर देते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद क्या हुआ, इनसे जो ये सारी शक्तियां थी सब छीन ली गई थी, ठीक है। इसकी वजह से तालुकदारों की स्थानीय और प्रशासनिक जो शासन थी, इस पर कोई पकड़ थी, वो खत्म हो गई थी। आम जनता से तालुकदारों का जो संबंध है वो टूट गया था। अंग्रेजों की सीधी कर प्रणाली के कारण तालुकदार किसानों के संरक्षण नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनका सामाजिक जो प्रभाव थे धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, इससे पहले की बात अगर मैं बताऊं तो तालुकदारों की सत्ता इस प्रकार से छीन ली गई थी, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थैंक यू तो लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। खैर, इससे पहले मैंने वही चीज मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, वैसे समझा देता हूँ, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को बताया था कि 1857 का जो विद्रोह था ना, अलग अलग उन लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि 1857 का जो विद्रोह था ये असफल क्यों रहा। मतलब इतनी सारी चीजें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। तो देखिए, असफलता के पीछे कारण है, क्या कारण है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे, है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे। कहते हैं जब मोटिव्स अलग अलग होते हैं तो अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना इस विद्रोह में जितने ज्यादा लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, एक काम करते हैं, उनकी डिमांड को मान लेते हैं। उनकी डिमांडों को मान लिया, अब वो लोग धीरे धीरे साइड होना शुरू कर दिए। मान लेते हैं सबसे ज्यादा किसान शामिल है, सपोज कर सबसे ज्यादा किसान शामिल है। अच्छा, किसान क्यों परेशान थे, तो किसान इसलिए परेशान थे क्योंकि उनका जो टैक्स वगैरह था वो ज्यादा लग रहा था। तो उन्होंने कहा जाओ, मैं माफ कर दिया, टैक्स माफ कर दिया, पीछे सारी बकाया राशि सब माफ, इस तरीके से नीति ने अपना ली। अब उनकी बातों को मान लिया गया, तो क्या वो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ना। मान लेते इतना बड़ा ग्रुप था, जो सेना जो किसान थे, उनकी बातों को मान लिया गया। अब वो लोग हो गए साइड। जैसे वो लोग साइड होते हैं, पता लगता है कि जो पहले विद्रोहियों की संख्या इतनी ज्यादा थी वो हो गई कम। इसी प्रकार से चीजें, अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव थे,
और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने उनकी डिमांडों को पूरा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह है धीरे 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 जितना व्यापक था उतना व्यापक से बहुत ही कम होते चला गया, और एक समय ऐसा है कि खत्म हो गया। साथ ही साथ बड़े बड़े लीडर्स को मारा गया और पैसे बांटे गए ताकि इस तरीके से जो है ना फूट डलवा सके, ऐसा भी किया गया, भड़काया गया, बहुत सारी चीजें। और ब्रिटेन से सेनाएं मंगाई गई और ये धमकी दी गई कि अगर तुमने हथियार नहीं डाले या फिर ये विद्रोह खत्म नहीं किया तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मौत के घाट उतार देंगे। मतलब इस तरीके की रणनीति अपनाई गई और करते 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 1857 का जो विद्रोह है इसका जो प्रभाव है ये कम होते चला गया, इसलिए 1857 का जो विद्रोह है ये कम हो गया। ठीक है, तो आप इसमें यही क्वेश्चन लिख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे और अंग्रेजों ने उनकी चीजों को फुलफिल करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जो विद्रोही इतने विद्रोह में लड़ाई लड़ तो रहे थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई। आगे चल के फिर उसके 90 साल बाद 1700 मतलब 1757 में वो आए थे, 1857 में विद्रोह हुआ 100 साल के बाद, और 1947 मतलब वैसे तो 57 में होना चाहिए लेकिन 10 साल पहले यानी कि उसके 90 साल बाद 1857 से 90 साल प्लस करोगे तो 1947 आएगा, 1947 आएगा। तो उस टाइम पे हमें आज़ादी मिल गई, और इस तरीके से कहा जाए तो हम आज़ाद हो गए। तो यही क्वेश्चन का आंसर था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपका क्या रहता है ओवर। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, और नोट्स वगैरह तो आपको पता ही है कैसे मिलेगा। तो बाकी चैनल पे नए होते यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।